हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और आज हम बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है बैकग्राउंड के अंदर, क्या क्या प्रोसेस यूज़ करती है, क्या इंजन होता है, क्या V8 इंजन होता है और कैसे इसकी थ्रेडिंग वगैरह हैंडल होती है, सिंगल थ्रेड, मल्टी थ्रेड, सब कुछ, इवेंट लूप एंड ऑल। सो सबसे पहले देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। ये बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है, चाहे वो फ्रंट एंड हो, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, हर किसी एक फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के अंदर यूज़ होती है। देन बैकग्राउंड के अंदर नोड जेएस के जैसे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो आयनिक हो, चाहे वो जैमरिन हो, और चाहे वो रिएक्ट नेटिव हो, तो हर तरीके से यूज़ होती है। फ़ोन के ऐप वगैरह हर जगह पे यूज़ हो रही है आज के टाइम में। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। इस वीडियो के पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का इंजन देखेंगे कि इंजन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे ये काम करता है। देन कॉल स्टैक क्या होता है, ब्राउज़र और फिर वेब एपीआईज क्या होती हैं दोनों में। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, बट कुछ लोग अलग अलग, कुछ लोग वेब एपीआईज बोलते हैं, कुछ लोग ब्राउज़र एपीआईज बोलते हैं। देन एसिंक्रोनस प्रोसेस क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इवेंट लूप क्या होता है, और में एसिंक प्रोसेस की जरूरत क्या पड़ती है। कुछ और चीज़ें भी देखेंगे इसके साथ में जो भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, सो पहली चीज़ देखिए, जावास्क्रिप्ट के लिए वैसे तो बहुत सारे इंजन यूज़ होते हैं। अगर आप गूगल पे लिस्टिंग करोगे तो आपको 7-8 पॉपुलर इंजन मिल जाएंगे, बट गूगल का V8 इंजन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्रोम के अंदर ये ऑलरेडी होता है, जब आप क्रोम इंस्टॉल करते हो तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, वो उसी ऊपर काम करते हैं। ठीक है, और हाँ, बेसिकली जो नोड होती है वो भी V8 इंजन के ऊपर ही काम करती है। इसके अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं। जब आप इसके अंदर देखते हो कि क्या इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो दो चीज़ें होती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट उसका आर्किटेक्चर पूरा फाड़ेंगे तो हमें V8 के ऊपर अलग से वीडियो बनानी पड़ जाएगी। बट दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है मेमोरी हीप। मेमोरी हीप क्या होती है, जो आपकी जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन की मेमोरी, वेरिएबल, फंक्शंस, एपीआईज, जहाँ पे उसकी मेमोरी स्टोर होती है, तो वो हीप के मेमोरी हीप बोलते हैं उसको। ठीक है, और उसके बाद में कॉल स्टैक। कॉल स्टैक क्या होता है, जैसे ही आपकी कोई एग्जीक्यूशन होती है, फंक्शन की, क्लास की, किसी भी चीज़ की एग्जीक्यूशन होती है, तो वो स्टैक्स बनते हैं उसके। ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में क्या एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में क्या एग्जीक्यूट होगा, इसके बारे में डिटेल के अंदर आने वाली वीडियो के अंदर देंगे। ठीक है, बट अभी के लिए याद रख लो कि V8 इंजन के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ये वाले। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग हमारी कॉल स्टैक की है। देखो, आपको पता है, अगर नहीं होता मैं बताता हूँ, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब क्या होता है कि एक बार में वो खाली एक ही प्रोसेस हैंडल कर सकती है। अगर आपने दो प्रोसेस दे दिए ना एक साथ में, तो उनमें से दोनों के दोनों एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते। एक ही एक बार में प्रोसेस होगा, दूसरा उसके बाद प्रोसेस होगा, और पहले कौन सा प्रोसेस होगा, दूसरा कौन सा प्रोसेस होगा, उसके लिए कॉल स्टैक हैंडल करते हैं। ठीक है, स्टैक की मैं आपको देखिए इस तरीके से बेसिकली स्टैक बनते हैं, और चाहो तो आप ये वाला देख सकते हो कि जो सबसे टॉप के ऊपर होगा ना, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, और जो सबसे बॉटम में होगा वो सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, तो आप ये बोलोगे कि अच्छा, तो ऐसा है कि एक मैंने फंक्शन एग्जीक्यूट करा, उसके बाद मैंने 10 फंक्शन लगा दिए, तो जो मेरा सबसे मैंने पहले एग्जीक्यूट करा था वो सबसे बाद में एग्जीक्यूट होता रहेगा। जी हाँ, ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी के लिए कि कैसा होता है, ये इसका एक्चुअल प्रोसेस क्या चलता है। देखो, ये हमने देख लिया। और देखो, मान लो कि आपके पास अभी दो ये साइड में हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सो आपके पास दो फंक्शन है, एक तो मल्टीप्लाई है, एक है प्रिंट स्क्वायर करके। ठीक है, जैसे ही आपने प्रिंट स्क्वायर को कॉल करा ना, तो प्रिंट स्क्वायर सबसे पहले चला गया स्टैक के अंदर कि भैया इसको एग्जीक्यूट करो। जैसे ही वो इस एग्जीक्यूशन के ऊपर पहुंचा, इसने देखा अच्छा यहाँ पे तो एक और फंक्शन कॉल करा हुआ है मल्टीप्लाई करके। सो उसने सेकंड फंक्शन भेज दिया मल्टीप्लाई स्टैक के अंदर। जैसे ही मल्टीप्लाई स्टैक के अंदर गया, अब स्टैक को पता है कि मेरे पास मल्टीप्लाई वाला जो फंक्शन है वो ऊपर आ गया, तो वो पहले मल्टीप्लाई को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे उसकी एग्जीक्यूशन हुआ, उसके बाद में जो प्रिंट स्क्वायर फंक्शन होगा वो उसके ऊपर आएगा और उसको एग्जीक्यूट करके देगा। तभी तो फ़ायदा है। अगर लेट से कि जो प्रिंट स्क्वायर है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाता, ठीक है, और जो मल्टीप्लाई तो बाद में एग्जीक्यूट आता, जो कंसोल डॉट लॉग है उसके अंदर वैल्यूज प्रिंट ही नहीं होती। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इस स्क्रीन के ऊपर देखो, सबसे पहले स्टेप 1, अभी इसका स्टैक सबसे मान लो खाली पड़ा था। सबसे पहले जैसे ही आपने आपका जो फाइल थी या फिर आपकी एप्लीकेशन तो एग्जीक्यूट करी, तो प्रिंट स्क्वायर नाम से एक फंक्शन था वो स्टैक के अंदर आ गया यहाँ पे, उसकी एग्जीक्यूशन उसने स्टार्ट करी। जैसे ही एग्जीक्यूशन उसने स्टार्ट करी, तो उसको मिला कि मल्टीप्लाई करके फंक्शन है, इसी के अंदर कॉल हो रखा है, तो उसने 2 डाल दिए अब स्टैक के अंदर। अब नीचे चला गया प्रिंट, और ऊपर आ गया मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई के अंदर आया, मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट हुआ, मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट होते ही उसको कंसोल डॉट लॉग मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये खत्म हुआ, क्योंकि अब इसके अंदर तो कुछ है नहीं स्टैक में रखने के लिए, ये खत्म हुआ, अब इसको ये मिल गया।
अब जैसे ये मिला तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा अब रह गया प्रिंट स्क्वायर एक ही फंक्शन। अब उसके बाद में ये होगा और बाद में स्टैक खाली हो जाएगा। इस तरीके से स्टैक बनता है और इस तरीके से वो यूज़ होता है। ये एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। उसके बाद में अरे ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद में ब्राउज़र और वेब एपीआईज क्या होती हैं। देखो, जब भी आप अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन बनाई हो या फिर आपने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करा हो तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो काफ़ी कुछ टाइम लगा देती है। जैसे कोई एपीआई कॉल करते हैं हम, ठीक है, या फिर सेट टाइम आउट लगा देते हैं, सेट टाइम इंटरवल लगा देते हैं, ये वाली जो चीज़ होती है, फिर एजेक्स कॉल करते हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसेस ही बहुत बड़े होते हैं। सेट टाइम आउट के अंदर आपने क्या करा, 10 सेकंड का वेट लगा दिया, ठीक है। और जो फैच होता है ये आपको एपी की कॉल कर रहा है, इसके अंदर भी टाइम लग गया। डोम के अंदर भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एजेक्स हो सकता है, HTTP कॉल हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग वाली चीज़ें हो सकती हैं, तो ये थोड़ा टाइम लेती हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको वेब एपीआईज कहते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली जो आपका इंजन होता है V8 इंजन, उसका पार्ट नहीं है, ये आपका जो ब्राउज़र होता है ना उसका पार्ट होता है वेब एपीआईज, ठीक है। अब इनको अलग से क्यों बनाया गया और इनका अलग से काम क्या है, ये सुनने के लिए, ये देखने के लिए हम देखते हैं। देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ टास्क होते हैं जो थोड़ा टाइम ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और जावास्क्रिप्ट तो हमारी सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, तो एक बार में एक ही काम हैंडल कर पाएगी। मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एपीआई कॉल कर दी, या फिर मैंने कोई इमेज है उसको प्रोसेस के ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो जब उस और वो इमेज बहुत बड़ी है तो वो मान लो कि 2 मिनट लेगी। तो सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन की एक प्रॉब्लम है कि जब तक एक काम खत्म नहीं होगा वो दूसरा काम कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब वो 10 सेकंड के लिए या फिर 2 मिनट के लिए अगर बहुत बड़ी इमेज है तो 5 मिनट के लिए इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन हमारी स्टक हो जाएगी। हमारा ब्राउज़र ऐसे लगेगा कि जैसे हैंग हो गया है, कि कुछ हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें वेब एपीआईज की ज़रूरत पड़ती है। वेब एपीआई इस चीज़ को रिजॉल्व कैसे करती हैं, ठीक है, जो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं इसको रिजॉल्व कैसे करती हैं। वो क्या करती हैं, इसको एसिंक बना देती हैं। एसिंक का मतलब क्या होता है, एसिंक का सिंपली भाषा के अंदर मतलब ये होता है कि आपने एक काम करा वेब एपीआई का या फिर कोई भी ऐसा टास्क जो काफ़ी टाइम ले रहा है, वो जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हुआ, अब ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि ये टाइम ले रहा है और वेब एपीआई का काम है, तो उसको वो बैकग्राउंड में डाल देगा। जो आप फ्रंट में काम कर रहे हो ना वो नॉर्मली चलता रहेगा आपका, और उसको बैकग्राउंड में डाल देगा। और बैकग्राउंड में डालने के बाद में जैसे ही आपका एप्लीकेशन है और जो आपकी वो टास्क था फिर वेब एपीआई थी, उसने जैसे ही डाटा रिटर्न करा, उसका काम डन हुआ, तब उसको वापस से इंजेक्ट कर देगा। ये सारी चीज़ें आपको बैकग्राउंड समझाऊंगा आगे, बट अभी के लिए थ्योरेटिकली देख लो इनको, ठीक है। तो उसको वापस से अपने जो मेन थ्रेड है उसके अंदर वो डाल देगा, ठीक है। इसीलिए होता है जो वेब एपीआईज होते हैं वो एसिंकली इस तरीके से काम करती हैं, और हमारा जो ब्राउज़र है या फिर हमारे जावास्क्रिप्ट का प्रोसेस है उसको स्टॉप नहीं होने देती, एक ही थ्रेड में नहीं रहने देती, वो एक अलग से थ्रेड चल जाता है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, और ये देखिए, ये अगर लाइन आप देखोगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा कि अगर जब हमने कोई एपीआई काम कर दिया है, कोई फंक्शन है जिसके अंदर वेब एपीआई है, तो जावास्क्रिप्ट ना जो कंट्रोल होता है वो वेब एपीआई को डेलीगेट कर देती है एक कॉल बैक फंक्शन के साथ में। कॉल बैक फंक्शन क्यों? कॉल बैक फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे ही आपका वो काम हो जाए ना पूरा का पूरा, मुझे बता दो अब कि भैया मेरी जो वेब एपीआई थी उसका काम हो गया है, अब तुम अपने आपके पास अपना वापस से कंट्रोल ले लो, ठीक है। और वापस से हमारे पास स्टैक के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, इसको अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इवेंट लूप इसके अंदर मैं आने वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा, बट अभी बाकी चीज़ें देख लेते हैं। देखो, हीप के अंदर हमारी मेमोरीज मैनेजमेंट हो गया यहाँ पे। स्टैक के अंदर जो हमारे फंक्शंस थे वो चल रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे हमारा फंक्शन था स्टैक के अंदर, एक एपीआई कॉल हो गई, और एपीआई कॉल हो गई या फिर इमेज वाला कुछ ऐसा काम आ गया जो काफ़ी टाइम ले रहा है, ठीक है। तो उसने क्या करा, कंट्रोल दे दिया वेब एपीआई को, कहता अब तुम संभालो, और अपने काम में लग गया वापस। एक एक टास्क थे जो उसको हैंडल करना लग गया। इस जैसे ही ये वाला टास्क था, मान लो थर्ड टास्क था, थर्ड टास्क के बाद में इसको वेब एपीआई मिली, तो उसने इसको इधर भेजा कि तुम इसको संभालो, और अपना चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां ऐसे टास्क को कंप्लीट करता गया वो। और इधर आने के बाद में क्या हुआ कि जैसे ही अजेक्स वाला कुछ कॉल, एपीआई कॉल थी या फिर जैसे मैंने आपको बताया इमेज प्रोसेस थी, ये अपने आप में बैकग्राउंड में चलती रहेगी। जैसे ही इनका काम खत्म हुआ तो इनकी कॉल बैक आनी स्टार्ट हो जाएगी। मान लो कि यहाँ पे 3 टास्क थे तो उनकी 3 कॉल बैक बन गई, ठीक है, 1 2 3। जो सबसे पहले रिजोल्व हुआ उसकी पहले कॉल बैक, जो बाद में रिजोल्व हुआ उसके बाद में, जो उसके बाद में रिजोल्व हुआ उसकी बाद में, ठीक है। तो ये कॉल बैक क्यू हो गया। कॉल बैक क्यू
को हम लोग बेसिकली यहाँ पे मैसेज क्यू भी कह देते हैं एक बार के लिए, फिर टास्क क्यू भी कह देते हैं, ठीक है। मैं आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बेसिकली समझाऊंगा कि इसको टास्क क्यू और मैसेज क्यू क्यों कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग फिर कॉल बैक फंक्शंस एंड कॉल बैक क्यू के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसीलिए, ठीक है। सो ये सिंगल थ्रेड ही होती है जावास्क्रिप्ट, बट इस तरीके से एसिंक्रोनस में काम करती है। अब इवेंट लूप क्या करता है? इवेंट लूप जो हमारा नॉर्मल स्टैक होता है और जो वेब एपीआई होते हैं, जो एसिंक प्रोसेस होता है, उसके बीच में एक मिडल लेयर होती है। और ये मिडल लेयर करती क्या है? जैसे ही आपका काम होगा, ठीक है, आप इसके अंदर ही समझते हैं, ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, ठीक है, इसके अंदर ही समझते हैं। जैसे ही आपका काम होगा तो ये वेब एपीआई सबसे पहले इवेंट लूप को बताएगी कि भैया मेरे पास से कॉल बैक आ गया, इसको संभालो। कॉल बैक आते ही इवेंट लूप इसको यहाँ पे प्रोसेस कर देगा, ठीक है। बाद में नेक्स्ट जो कॉल बैक होगा उसको प्रोसेस करेगा और फिर थर्ड कॉल बैक प्रोसेस करेगा, ठीक है। जैसे ही वो फंक्शन हुआ उसको क्यू से लेके कॉल बैक के अंदर दे देगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए आप, एक बार के अंदर जो इवेंट लूप होता है वो एक ही कॉल बैक हैंडल कर सकता है, एक से ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है, ऑलराइट। और जब ये कॉल बैक तभी मिलती है जबकि हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है अजेक्स या फिर वेब एपीआई के अंदर। ऐसा नहीं कि बीच में ही कॉल बैक दे देगा, जैसे उसका टास्क कंप्लीट होगा वो तभी देगा, ठीक है। सो ये बेसिकली इवेंट लूप का काम होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इवेंट लूप वैसे भी पूछ लिया जाता है जैसे ही वेब एपीआई का काम डन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज क्यू यानी कि जो टास्क क्यू होता है उसके अंदर कॉल बैक आती है हमारी, और उस कॉल बैक को इवेंट लूप क्या करता है, जो हमारा स्टैक होता है ना, ये वाला स्टैक होता है, इसके अंदर से वापस से पुश कर देता है, पता लो भैया मेरा काम इस जो कॉल बैक है इसका काम हो गया है, उसका तुम संभालो, ठीक है। इसके अंदर पुश कर दिया और एक एक करके पुश करेगा। ऐसा नहीं कि ये तीन है, तीनों को एक साथ में पुश कर दिया, एक एक करके पुश करेगा वो, ठीक है। सो ये होगा इवेंट लूप का काम। अब देखो हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है एसिंक प्रोसेस की। अब आप ये बोलोगे अच्छा ठीक है कि पे कितना ही सेकंड, कितना ही टाइम ले लेगी, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, तो ये तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं ना कि 2-3 मिनट ले ले, क्योंकि आज के दिन में तो इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छी आ गई है, ठीक है। देखो इसका सिंपल रीज़न ये है कि जैसे ही आपने एक प्रोसेस स्टार्ट करा तो आपका ब्राउज़र हैंग हो जाएगा, आप कोई भी दूसरा काम कर ही नहीं पाओगे। आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से बिहेव करेगी जैसे वो हैंग हो गई है। तो आपने लेट्स से कि एक एपीआई हिट करने के लिए बटन पे क्लिक करा, फॉर्म सबमिट कर दिया, और वहाँ से फॉर्म बहुत बड़ा था, फॉर्म में जाने के बाद में वापस रिस्पॉन्स आने के अंदर 4-5 सेकंड लग गए। तो 4-5 सेकंड के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है। और बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि एप्लीकेशन के अंदर दिखा देता है कि योर एप्लीकेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, वेट और किल द प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कुछ कमेंट्स हैं आपके पास, कुछ व्यूज़ हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर।